नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके के अंतर्गत भारत के भूगोल में भारत का मानसून तंत्र या ये कहें कि भारत की जलवायु को लेके किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, प्रश्नों की हम श्रृंखला में हम लोग भारत की जलवायु या भारत के मानसून तंत्र या भारत की वर्षा के वितरण के बारे में अध्ययन करने वाले। तो उसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की कि किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कम होने का प्रमुख कारण है। ए, साइबेरियाई पवने, बी, हिमालय में हिमपात, सी, ग्रीष्मकालीन मानसून, डी, समकारी प्रभाव। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कम होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो यदि आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत का तात्पर्य है प्रायद्वीपीय भारत, यहां जो प्रायद्वीपीय भारत है यहां तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। एक और अरब सागर है, एक और बंगाल की खाड़ी है और एक और हिंद महासागर। और तीनों ओर से जल से घिरा होने के कारण यहां पे यानी कि इस दक्षिण भारत में समुद्री जलवायु का प्रभाव अधिक होता है। किसका? समुद्री जलवायु का प्रभाव अधिक होता है। और जब समुद्री जलवायु का प्रभाव अधिक होता है तो यदि हम समुद्री जलवायु की विशेषता की बात करें या समुद्र की विशेषता की बात करें तो समुद्र जो है वह देरी से गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। और समुद्री जलवायु के कारण यहां पे समकारी प्रभाव, कैसा प्रभाव? समकारी प्रभाव दिखाई देता है। समकारी प्रभाव का मतलब है कि गर्मियों में न तो ज्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में न ही सर्दी होती है, यानी कि एक तरह से समान जलवायु, सम जलवायु पाई जाती है। और इसी समकारी प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कम होता है, यानी कि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु का लगभग अभाव रहता है। जबकि यह जो भाग है यहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में, अब ध्यान रखना, यह पूरा जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, यह पूरा किस में आता है? उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन में आता है। और ट्रॉपिकल जोन में हम कहते हैं कि सूर्य सीधा चमकता है तो सूर्य का तापमान ज्यादा होता है, सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होती है। और सूर्य ताप की प्राप्ति के कारण यहां पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, लेकिन समकारी प्रभाव के कारण गर्मी का प्रभाव बहुत क्या होता है? कम या न्यून होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? वह डी है। तो ये ध्यान रखना कि यदि आपसे कभी भी प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में पूछ ले, चाहे गर्मियों में पूछ ले चाहे सर्दी में पूछ ले, दोनों ही कंडीशन में यहां पर जो है क्या मिलेगा आपको? समकारी प्रभाव दिखाई देगा। और इसीलिए यहां पे गर्मियों में गर्मी कम होती है और सर्दियों में सर्दी भी क्या होती है? कम होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखिए, साइबेरियाई पवने हैं और हिमालय में हिमपात है, यह दोनों जो है यह उत्तर भारत से संबंधित है। पहले तो यह ध्यान रखना, जब भी कभी साइबेरियाई पवने या हिमालय में हिमवृष्टि, हिमपात का जब भी संबंध पूछे तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनका जो भी प्रभाव होगा
वह कहां होगा? उत्तर भारत में होगा। पॉइंट क्लियर? अब यहां प्रभाव कब होगा, यह भी क्लियर होना चाहिए कि इनका जो प्रभाव है सदैव शीत ऋतु में होगा। कब होगा? सदैव कब होगा? शीत ऋतु में होगा। ग्रीष्म ऋतु में यह प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अब सबसे पहला कि साइबेरियाई पवने और हिमालय में हिमपात, इसका जो भी प्रभाव होगा कहां होगा? उत्तर भारत में होगा। कब होगा? शीत ऋतु में होगा। अब शीत ऋतु में क्या प्रभाव होगा, तो यह ध्यान रखना, इसका जो प्रभाव है वह है अचानक तापमान में गिरावट, कि उत्तर भारत के तापमान में अचानक क्या होगी? गिरावट। और जब अचानक गिरावट होगी तो यहां पर ठंडी पवनें चलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलहर। अब यह प्रश्न देखिए, एक और तो हम कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कम होने का कारण क्या है? तो दक्षिण भारत में तो हमने कह दिया कि समकारी प्रभाव, लेकिन इसका विपरीत पूछा जाता है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में या उत्तर के विशाल मैदान में शीतलहर का प्रभाव होता है या शीतलहर चलती है या तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण, जो प्रमुख कारण है वह है साइबेरियाई पवनें। और साइबेरियाई पवनों के कारण जो है हिमालय में हिमवृष्टि होती है, हिमपात होता है, और उसके कारण उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत की जो राज्य, जो उत्तर के विशाल मैदान के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, उन राज्यों में ठंड बढ़ जाती है, शीतलहर चलती। और ये कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है तो पश्चिमी राजस्थान में अचानक शीतलहर चलना शुरू होती है। यानी कि राजस्थान में शीतलहर चल रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर हिमपात हो रहा है, और हिमपात का कारण क्या है? साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें, जो कब आती है? शीत ऋतु में आती है। अब यही प्रश्न जो है एक कमेंट्स में पूछा गया था विद्यार्थी के द्वारा कि सर, जो पूरब से जो हवाएं आती है उनसे हम असहजता महसूस करते हैं, जबकि पश्चिम से जो हवाएं आती हैं उनमें हम सहजता महसूस करते हैं। अब समझना कि जो पूरब से जो हवाएं आती है वह एक तो शुष्क होती है, और साइबेरियाई क्षेत्र के कारण वह जो है क्या होती है? ज्यादा ठंडी होती है, और जो कि हमारे लिए, क्योंकि हम जो है उष्ण जलवायु के, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में रहते हैं, और उनका प्रभाव शीत जलवायु के समान होता है, इसीलिए पूर्व से जो हवाएं आती है वह हमारे लिए, यानी कि उत्तर भारत के लिए जो है असहजता महसूस देती है, जबकि पश्चिम से आने वाली पवनें जो है गर्म होती है, और हम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में रहते हैं तो उनसे हमें सहजता महसूस होती है। यह प्रश्न कमेंट्स में जो है विद्यार्थी के द्वारा पूछा भी गया था। क्लियर हो गया? चला आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? ए, उत्तर पूर्वी मानसून, बी, दक्षिण पश्चिम मानसून, सी, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ, और डी, मानसून पूर्व वर्षा। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि भारत को वर्षा कब कब प्राप्त होती है। अब समझना, भारत में वर्षा की प्राप्ति, अब भारत में जो वर्षा की प्राप्ति है वह दो प्रकार से होती है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु में, और दूसरी होती है शीत ऋतु। अब जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, प्राप्ति होती है, वह दो प्रकार से होती है। एक, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून, और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से
भारत को लगभग 74% वर्षा होती है, प्राप्त होती है। और दूसरा है मानसून पूर्व वर्षा, इससे भारत को लगभग 10% वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से 13% और पश्चिमी विक्षोभों से 3% वर्षा प्राप्त होती है। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो भारत में जो 100%, 100% जो वर्षा होती है उसमें सबसे ज्यादा ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो निम्नलिखित में से भारत को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर है वह है बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से, जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है और जो दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करता है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। अब समझना, जो ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, यह भारत में दो शाखाओं में आता है। एक है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागरीय शाखा से भारत में 75% मानसूनी बारिश हो, 25%, और बंगाल की खाड़ी मानसून से भारत में 75% बारिश होती है। तो यह भी ध्यान रखना कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज्यादा भारत में 74, कई जगह 75% भी लिखा हुआ है, 74 से 75% जो वर्षा करता है उसमें 25% मानसूनी वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है और 75% वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। क्लियर? अब एक और पॉइंट इसमें याद रखना, वह याद रखना है कि अरब सागरीय मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो दक्षिण भारत में। कहां होती है? दक्षिण भारत में होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? उत्तर भारत में होती है। यह भी क्लियर होना चाहिए। फिर कई बार राज्य पूछ ले, तो दक्षिण भारत में जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा बारिश जो है वह केरल में होती है और उत्तर भारत में जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होती है। तो यह भी हमें पता होना चाहिए कि भारत में वर्षा किससे प्राप्त होती है। अब जो भी बारिश प्राप्त होती है उसमें सबसे ज्यादा किससे होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वह किस रूप में होती है, और जिन रूप में होती है वह कहां होती है या किस राज्य में होती है। इस तरह से वर्षा के वितरण को लेकर हमारा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात आती है शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून, इससे 13% वर्षा होती है, कई जगह 12% भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इससे वर्षा कहां होती है? तो यहां पता होना चाहिए कोरोमंडल तट। कहां होती है? कोरोमंडल तट। अब मानसून पूर्व वर्षा से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? पूर्वी तट पर। और पश्चिमी विक्षोभों से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम में, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश होती है शीत ऋतु में, जिसे हम मावट के रूप में जानते हैं। तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि भारत में वर्षा को लेकर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलें, अगला प्रश्न। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल,
सी तमिलनाडु, डी ओडिशा। अब देखिए उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है यहां शीतकालीन या यहां कहें, इस तरह से समझने की कोशिश करिए। यहां भारत है और शीत ऋतु में यहां उत्तर, यहां भारत का पूर्वी भाग, यहां दक्षिणी भाग और यहां पश्चिमी। तो अब देखिए जो शीत ऋतु में पवन की दिशा होती है, सबसे पहले तो यह समझना कि शीत ऋतु में जो पवन की दिशा होती है वह होती है स्थल से, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब शीत ऋतु में भारत में जो वर्ष पवन चलती है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून। क्या कहते हैं, शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून। अब जो शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर जो पवनें चलती है, इनकी क्या विशेषता होती है, यहां क्या होती है, शुष्क होती है। शुष्क का मतलब है इनमें नमी नहीं होती। तो सामान्यतः यहां जो है शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा नहीं के बराबर। लेकिन अब समझना, जब यही पवनें शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है तो वह जो है इस क्षेत्र में क्या करता है, वर्षा करता है। और इस क्षेत्र को कहा जाता है कोरोमंडल तट, और यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है उसे क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इसका मतलब है शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में जो वर्षा होती है वह कहां होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। इस कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है और इसका कारण है कि जो शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है तो वहां से आर्द्रता ग्रहण करता है और यहां पे कोरोमंडल तट के आसपास चेन्नई तमिलनाडु में क्या करता है, वर्षा करता है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो हमें पता है कि कोरोमंडल तट क्या है, तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है। तो कौन सा राज्य होगा, इसका सही उत्तर है वह है सी तमिलनाडु। पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं मेघालय की। अब मेघालय जो है, यहां मेघालय में दो स्थान है, एक का नाम है मासिनराम और एक का नाम है चेरापूंजी। ये दोनों जो स्थान है यहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है, यह भी ध्यान रखना, सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान। अब ये दोनों जो है किससे वर्षा प्राप्त करते हैं, तो यहां ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून, ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से यहां पे बारिश होती है। और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से जो है वर्षा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा भारत के किस राज्य में होती है, तो वह मेघालय में होती है। क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां समझना,
कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान या क्षेत्र कौन सा है। तो स्थान पूछा जाता है तो मासिनराम आएगा, और यदि क्षेत्र पूछा जाता है तो मासिनराम कहां स्थित है, मेघालय या शिलोंग के पठार पर है, तो मेघालय या शिलोंग का पठार इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, चले आगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समताप रेखा शीत ऋतु में भारत के मध्य से गुजरती है? ए 20, बी 25, सी 50, डी 100। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शीत ऋतु यानी कि सर्दियों में यहां जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और यहां से शीत ऋतु में एक समताप रेखा आइसोथर्म कहते हैं। समताप रेखा का मतलब है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जैसे समताप रेखा या आइसोथर्म कहते हैं। अब है कि शीत ऋतु में कौन सी समताप रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो अब ध्यान रखना, 20 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड समताप रेखा, समताप रेखा यह शीत ऋतु में भारत के मध्य से गुजरती है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए 20। क्लियर। अब देखिए, इसके दक्षिण में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, और इसके उत्तर में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और इसी के आधार पे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? अब समझना कि शीत ऋतु में दक्षिण भारत में तापमान अधिक दर्ज किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? समझना। देखिए, 20 से ज्यादा है, जबकि यहां जो है स्थल भाग है तो गर्म भी होता है तो ठंडा भी होना चाहिए, लेकिन शीत ऋतु में दक्षिण भारत में तापमान अधिक होता है। इसका कारण क्या है? तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है वह है कि यहां जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा इक्वेटर के निकट है, और इक्वेटर पर सूर्य जो है वर्ष भर सीधा चमकता है, तो सूर्य ताप की प्राप्ति ज्यादा होती है, और यहां भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण तापमान यहां अधिक होता है। दूसरा कारण है वह है समुद्री जलवायु का प्रभाव, जिसे हम कहते हैं समकारी प्रभाव, कि यहां जो भाग है यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण समुद्री जलवायु का प्रभाव ज्यादा रहता है, और इसीलिए यहां पर न तो ज्यादा गर्मी होती है न ही ज्यादा सर्दी होती है, जिसे हम समकारी प्रभाव कहते हैं। और इन दोनों के कारण ही यहां पर जो है शीत ऋतु में तापमान अधिक होता है। अब यहीं से तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि शीत ऋतु में दक्षिण भारत में तापमान अधिक दर्ज किया जाता है या शीत ऋतु का अभाव होता है। कई बार पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु प्राय नगण्य होती है या शीत ऋतु का प्रभाव नगण्य होता है, इसका क्या कारण है? तो ये दो कारण है। जबकि ग्रीष्म ऋतु का कारण क्या है? एक है। तो यह भी ध्यान रखना, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में पूछा जाएगा
तो समकारी प्रभाव लिखते हैं, जबकि शीत ऋतु के संदर्भ में पूछा जाता है तो समकारी प्रभाव के साथ साथ भूमध्य रेखा से निकटता भी होता है। क्लियर। तीसरा हो सकता है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यहां भी जो कि समुद्री जलवायु के प्रभाव को बताता है। अब इसके विपरीत कि उत्तर भारत में तापमान कम क्यों होता है, तो इसका एक तो कारण है, ध्यान रखना, पहला कारण है महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव का मतलब है कि समुद्र से दूर होने के कारण यह स्थलीय भाग है तो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जो महाद्वीप है वो स्थल भाग है, जल्दी गर्म होते हैं जल्दी ठंडे होते हैं, इसीलिए यहां पे महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव या जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी, पहला पॉइंट। दूसरा जो है वह है साइबेरियाई पवने, कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों के कारण जो है यहां पर शीत ऋतु में तापमान कम हो जाता है। और तीसरा कारण है वह है हिमालय में हिमवृष्टि, यह तीन ऐसे कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप शीत ऋतु में वहां पर तापमान कम होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में तापमान ज्यादा होता है। और 20 सेमी समताप रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। क्लियर। चले आगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है। ए पश्चिमी घाट, बी छोटा नागपुर का पठार, सी कोरोमंडल तट, डी लघु हिमालय। अब समझना यहां से कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से कहां वर्षा होती है, तो अब एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम, अब ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं भारत में आती है। एक अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अब जो अरब सागरीय शाखा है यह 3 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में? 3। एक कहलाती है पश्चिमी घाट शाखा, दूसरी छोटा नागपुर शाखा और तीसरी हिमाचल शाखा। जबकि बंगाल की खाड़ी जो शाखा है यह 2 भागों में है। एक उत्तरी मैदानी शाखा और
यह पश्चिमी घाट में बारिश करेगी, यहां छोटा नागपुर में करेगी, यहां हिमालयी क्षेत्र में करेगी, यहां उत्तर के विशाल मैदान में उत्तर भारत में करेगी, और यहां पूर्वोत्तर राज्यों में करेगी। अब देखिए प्रश्न को समझिए। ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है। पश्चिमी घाट करता है, जो अरब सागर की पश्चिमी शाखा से करता है, पश्चिमी घाट शाखा से करता है। छोटा नागपुर का पठार यह ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा की छोटा नागपुर की शाखा से करता है। कोरोमंडल तट, इसका सही उत्तर क्या है? कोरोमंडल, क्योंकि कोरोमंडल तट जो है यह शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। और लघु हिमालय जो है यह हिमाचल शाखा से, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जो बारिश होती है वह हिमालयी क्षेत्र कहलाता है, जिससे हिमाचल शाखा से वर्षा होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भारत में कहां बारिश होती है, किस शाखा से होती है, और उस शाखा को क्या कहा जाता है, यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वह मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण है, न कि जलवायु है। जलवायु और मानसून तंत्र में अंतर है, क्योंकि मानसून का मतलब होता है अरबी भाषा के मौसम से, मौसम यानी कि पवन की दिशा और दशा से। तो पवने जो है किस दिशा में चलेगी, कहां बारिश करेगी, नहीं करेगी, यह पूछा जाता है। हमें कॉपेन थॉर्नवेट को नहीं समझना है। कॉपेन थॉर्नवेट राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाएंगे, न कि भारत के संदर्भ में। क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे थे कि सर कॉपेन थॉर्नवेट को पढ़ना है। देखिए, यदि भारत की जलवायु हमारे सिलेबस में है, भारत की जलवायु की विशेषताएं हमारे सिलेबस में है, तो उस समय हमें वर्गीकरण को पढ़ना होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण, तो हमें केवल मानसून और वर्षा को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश कहां होती है, या कौन सा है ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है। तो यदि आपने ये फ्लो चार्ट समझ रखा है तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से कहां बारिश होगी और कहां नहीं होगी। क्लियर? चला आगे, अगला प्रश्न। भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है। ए 250 सेमी से अधिक, बी 100 से 200 सेमी के मध्य, सी 50 से 100 सेमी के मध्य, डी 50 सेमी से कम। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 250 सेमी से जो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह कहलाता है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। जहां 100 से 200 के मध्य होती है वह मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। जहां पे 50 से 100 के मध्य होती है वह न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, और जहां 50 से कम होती है वहां अति अल्प यानी कि वर्षा के आधार पे भारत को 4 भागों में बांटा गया है, उच्च, मध्यम, निम्न और अति अल्प। अब बात आती है भारत की। तो जो भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा यह होती है
125 सेमी। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी होती है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, 100 से 200 सेमी के मध्य, यानी कि 125, 100 और 200 के मध्य आ रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? बी होगा। और यदि एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा जाता है तो एनसीईआरटी की से हम अध्ययन करते हैं तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी लिखी गई है या दर्शाई गई है। क्लियर? चले आगे, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र या राज्य उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है? ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी, पश्चिमी घाट, सी, उत्तर पूर्वी हिमालय, डी, पार हिमालय। कौन सा क्षेत्र जो कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं। अब उच्च वर्षा वाले क्षेत्र का अर्थ है जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। यह ध्यान रखना, जहां 200, 250 या उससे अधिक बारिश होती है तो उसे हम उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। अब भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र 3 हैं। सबसे पहले अब देखिए, यहीं से पता चलेगा कि हमने अध्ययन किया कि भारत में सबसे यानी सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पॉइंट क्लियर? कितनी होती है? कि लगभग 74 से 75% वर्षा वहीं से होती है। अब ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में सबसे पहले प्रवेश करता है। अब यहां पर ध्यान रखना कि ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार में जो है आता है, 28 मई के आसपास अंडमान निकोबार में वहां प्रवेश करता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बारिश कहां करेगा? वहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां 200 या 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। पॉइंट क्लियर? और इसीलिए अंडमान निकोबार में जहां 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है उसे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र कहते हैं। और अंडमान निकोबार को जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, इसीलिए इसे पक्षियों का घर या पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। यह ध्यान रखना अंडमान निकोबार को। क्लियर? तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है तो वहां पे बारिश ज्यादा करेगा। उसके बाद यदि हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे पहले जो है वह मालाबार तट में वर्षा करता है, यानी केरल राज्य में 1 जून के आसपास करता है। तो इसका मतलब है कि मालाबार तट का जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी घाट में आएगा। तो इसीलिए दूसरा कहां बारिश करता है? पश्चिमी घाट। और यहां पर जो है पश्चिमी घाट में अरब सागरीय मानसून से होती है और उसके बाद होती है पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय जहां पर बंगाल की खाड़ी होती है। अब ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी हिमालय में भी त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर
त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों को छोड़कर, यानी कि जो 7 सिस्टर है उन 7 सिस्टर में 2 राज्य त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर अन्य राज्यों में जो है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, यानी उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। त्रिपुरा और मणिपुर नहीं आते हैं। और यह ध्यान रखना, प्रश्न यहीं से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। मणिपुर और त्रिपुरा शामिल नहीं है। बाकी जो 7 सिस्टम में से 5 राज्य वहां पे 200 या 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पश्चिमी घाट है, उत्तर पूर्वी हिमालय, लेकिन पार हिमालय नहीं है। पार हिमालय जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। पार हिमालय को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय जो है वह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है। अब पार हिमालय किस में आता है? तो पार हिमालय जो है यह हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। और जो वृष्टि छाया प्रदेश होता है वह अति अल्प वर्षा वाला क्या है? क्षेत्र है। और इसीलिए इस पार हिमालय को हम क्या बोलते हैं? शीत मरुस्थल की क्या देते हैं? संज्ञा देते हैं। तो मरुस्थल का मतलब है जहां पे वर्षा कम या नहीं होती है, उसे हम मरुस्थलीय जलवायु के रूप में जानते हैं। चलांगे अगला प्रश्न। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर वर्षा की दृष्टि से किस क्षेत्र में शामिल है? ए, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र, बी, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। यह ध्यान रखना, मध्यम लिखा हुआ है, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र और अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र। तो अब ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्य में त्रिपुरा और मणिपुर यहां पे जो है 100 से 200 सेमी वर्षा होती है। और 100 से 200 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। और यहीं से स्टूडेंट गलती करता है। तो देखिए, दोनों ही चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है कि यदि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में आएगा तो पूर्वोत्तर राज्य तो आएंगे, लेकिन त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ेंगे। तो त्रिपुरा और मणिपुर को किस तरह से पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मणिपुर वर्षा की दृष्टि से किस क्षेत्र में शामिल है? क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट याद करता है, पढ़ना शुरू करता है या रटता है, तो वहां लिखा हुआ होता है उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में वहां पर जब अध्ययन करता है नामों का, तो यहां पे सबसे पहला नाम आता है अंडमान निकोबार का। किसका आता है? अंडमान निकोबार। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके बाद दूसरा नाम आता है, वह आता है पश्चिमी घाट का। और तीसरा आता है उत्तर पूर्वी हिमालय। लेकिन उत्तर पूर्वी हिमालय में कोष्टक में लिखा हुआ होता है त्रिपुरा, मणिपुर को छोड़कर। और उस समय वह जल्दबाजी में जो है त्रिपुरा और मणिपुर को उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य समझकर क्या कर लेता है? उच्च वर्षा वाले क्षेत्र कर लेता है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना। पॉइंट क्लियर? इसके बाद एक ये ध्यान रखना अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र को, कि अति अल्प में कौन सा क्षेत्र आता है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है। इन दोनों को तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। बाकी मध्यम और न्यून में आपको केवल कितनी वर्षा होती है यह क्लियर होना चाहिए। चला आगे, अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है? ए पंजाब का मैदान, बी पश्चिमी राजस्थान, सी पूर्वी मैदानी प्रदेश, डी दक्कन का पठार। कौन सा निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र का मतलब है जहां पर 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में जो अधिकांश भाग है वह है उत्तर का विशाल मैदान और दूसरा है दक्कन का पठार, जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र आते हैं मुख्य रूप से किसमें? निम्न वर्षा वाले। अब बात करते हैं ऑप्शन। पंजाब के मैदान का भाग किसका है? उत्तर के विशाल मैदान का, सही है। अब आती है पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान जो है यह किस में आता है, यह भी क्लियर होना चाहिए। तो पश्चिमी राजस्थान जो है यह अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। और अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहां पर 50 सेमी से कम वर्षा होती है। और जहां 50 से कम होती है वह अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है? शामिल है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश यह भी उत्तर के विशाल मैदान का भाग है और दक्कन का पठार यह भी निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है। तो इसीलिए हम मानसून के साथ साथ वर्षा का भी अध्ययन करें कि कहां पे ज्यादा होगी और कहां पे कम होगी। अब ध्यान रखना कि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, अब अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में एक तो आता है पश्चिमी राजस्थान, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। इसके बाद एक जो आता है वहां आता है पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। और एक आता है इसमें हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश, जिसे हम ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के रूप में जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से वृष्टि छाया प्रदेश हैं, किसके वृष्टि छाया प्रदेश हैं और वो वृष्टि छाया प्रदेश किस क्षेत्र में वर्षा की दृष्टि से किस क्षेत्र में आते हैं। तो इसीलिए एक तो वृष्टि छाया प्रदेश आपको पता होना चाहिए और जो भी वृष्टि छाया प्रदेश है वह अति अल्प वर्षा वाले क्षेत्र होंगे। और एक उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, और कई बार लिखते हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, तब भी उत्तर हमारा क्या होगा? सही, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है वहां पे 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। क्लियर। और एक है
उत्तर पूर्वी हिमालय, जिसमें त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों को छोड़कर त्रिपुरा और मणिपुर मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। क्लियर? चले आगे बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की कि भारत में सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों का सही समुच्चय है। ए मेघालय राजस्थान, बी केरल राजस्थान, सी मेघालय केरल, डी पंजाब मेघालय। अब भारत में देखिए वर्षा की बात करें तो भारत में सर्वाधिक डैश न्यूनतम वर्षा यदि पूछा जाता है राज्य, तो सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां होती है केरल में, और न्यूनतम पूछा जाता है तो राजस्थान। एक तो ये ध्यान रखना, तो राज्यों के संदर्भ में आएगा तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला राज्य केरल और न्यूनतम वर्षा वाला राज्य राजस्थान। यदि आता है स्थान तो ध्यान रखना सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, जो कि कहां पर है? मेघालय में। और न्यूनतम वर्षा वाला जो स्थान है वह है लेह, जो कि कहां पर है? लद्दाख में। तो इसीलिए ये चीजें ध्यान रखना। अब विद्यार्थी क्या करता है, मासिनराम के आधार पर जो है क्या करके आता है? मेघालय और राजस्थान, जबकि राज्य है केरल और राजस्थान। इसका सही उत्तर है बी। अब यह भी क्लियर होना चाहिए कि केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यदि हम बात करें केरल की, कि केरल में जो सर्वाधिक वर्षा होती है तो यहां किससे होती है? तो यहां भी पता होना चाहिए ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से, और मासिनराम मेघालय में जो बारिश होती है वहां भी होती है ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। और यदि हम राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में इन दोनों से वर्षा क्या होती है? कम होती है। और इसीलिए राजस्थान में देखिए शीतकालीन मानसून से नहीं होती है, और ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से तो नहीं होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी शाखा से कम होती है। और इसीलिए राजस्थान जो है भारत में न्यूनतम वर्षा वाला राज्य है। क्लियर हो गया? तो यह था पूरा जो है भारत के मानसून तंत्र, वर्षा के वितरण या जलवायु के आधार पर किस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सभी प्रश्नों को हमने विस्तार से इसलिए पढ़ा है कि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, कि वह मानसूनी हवाओं के संदर्भ में पूछ सकता है, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में पूछ सकता है, वर्षा के वितरण के रूप में पूछ सकता है, किससे ज्यादा बारिश होती है उससे पूछता है। जिस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने भारत की जलवायु के संदर्भ में प्रश्नों को बात की है। और इसी के साथ भारत के भूगोल में भारत का मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण या जलवायु वाला टॉपिक है, उसको भी हम लोग आज पूरा करते हैं कि इन्हीं में से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम भारत की वनस्पति के आधार पर जो भी प्रश्न जो सेकंड ग्रेड में पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और
हर टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन यदि हम लोग बहुत अच्छे से कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप 15 से 20 प्रश्नों में पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे और 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे हर टॉपिक से यदि पूछे जाएंगे तो। और मैं उसी प्रकार से करवाने वाला हूं जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पुराने पेपर के विश्लेषण के आधार पर ही इन प्रश्नों को बनाया गया है। तो इसीलिए आप जब कहीं से भी पढ़ें, कैसे पढ़ें, किताबों से पढ़ें, नोट से पढ़ें, टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ें, लेकिन एक बार इस क्लास के माध्यम से अपना मूल्यांकन जरूर कर लें कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसको किस तरह से एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या हमने जो पढ़ा है उसको उसी तरह से पूछा गया है या नहीं, या फिर हम कुछ और पढ़ रहे हैं, पूछा कुछ और जा रहा है। और देखिए जलवायु वाले जो टॉपिक है यहां सामान्यतः कॉन्सेप्ट बेस पूछे जाते हैं, फैक्ट बहुत कम होते हैं इसमें। और जब फैक्ट बहुत कम होते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, तो हमें टॉपिक को समझने की कोशिश करनी होती है। और मैंने पूरी जो है तैयारी इसी हिसाब से की है कि आप एक प्रश्न में पूरे एक टॉपिक को कवर कर लें कि भारत में यदि सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाले या तो राज्य पूछेंगे या फिर स्थान पूछेंगे, या जहां बारिश ज्यादा होती है तो वह किससे होती है, और जहां बारिश कम होती है तो वह क्यों होती है, यही हमसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। और उसी के आधार पे हमने प्रश्नों की तैयारी की है। और इसी के साथ हमारा जो है भारत के भूगोल में जलवायु वाला टॉपिक भी आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम एक नए टॉपिक पर प्रश्नों की बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है 2-3 दिन यानी नेक्स्ट वीक हम भारत के भूगोल को पूरा करेंगे, और उसके बाद विश्व की ज्योग्राफी को लेके जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। लेकिन उससे पहले आप क्लास को देखने के बाद अपने कमेंट्स जरूर करें, प्रश्नों को पढ़कर उसकी उत्तर देने की कोशिश पहले स्वयं करें, उसके बाद प्रश्न का जो विश्लेषण मेरे द्वारा किया गया है, जो व्याख्या की गई है, इसको भी बहुत अच्छे से समझकर पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य या जो मैं ये क्लास ले रहा हूं इसका उद्देश्य केवल सिलेबस पूरा करवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यदि किसी भी विद्यार्थी ने इन क्लासों को देखा है और उसका यदि टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए तो परीक्षा में गलत नहीं हो, और जब परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह सफलता अर्जित करेगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने मंजिल में, अपने सपनों में, अपने लक्ष्य में सफल हो, अपने परिवार के सपनों को पूरा करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।